लेट्स माइक डे नमस्कार, स्पेशल। लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 23 मई इतिहास की वो तारीख जिसे तिब्बती लोग अपने संघर्ष और पीड़ा के प्रतीक के रूप में याद करते हैं। ये वो दिन था जब 1951 में तिब्बत और चीन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और उसके साथ ही तिब्बत पर चीन का नियंत्रण औपचारिक रूप से स्थापित हो गया। जहां चीन इसे शांतिपूर्ण मुक्ति कहता है, वहीं तिब्बती समुदाय इसे अपनी स्वतंत्रता के अंत और सांस्कृतिक पहचान पर संकट की शुरुआत मानता है। तिब्बत हिमालय की ऊंचाइयों में बसा वो क्षेत्र जिसे दुनिया उसकी आध्यात्मिक परंपराओं, बौद्ध संस्कृति और शांत जीवन शैली के लिए जानती रही है। सदियों तक तिब्बत की अपनी अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान रही, लेकिन चीन और तिब्बत के संबंध लंबे समय से विवाद का विषय बने रहे हैं। चीन का दावा है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी से ही चीनी साम्राज्य का हिस्सा रहा है। वहीं तिब्बती समुदाय और निर्वासित तिब्बती नेतृत्व इस दावे को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि तिब्बत लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से संचालित होता रहा। 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उस समय चीन की ओर से कोई बड़ा विरोध सामने नहीं आया, लेकिन हालात बदलने लगे। 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई, मेओ जोडोंग के नेतृत्व में चीन ने अपनी सीमाओं और प्रभाव को मजबूत करने की नीति अपनाई। 1950 में चीनी सेना ने तिब्बत की ओर बढ़ना शुरू किया। हजारों सैनिकों ने तिब्बत में प्रवेश किया और धीरे धीरे वहां नियंत्रण स्थापित कर लिया। करीब 8 महीनों तक तनाव और सैन्य दबाव बना रहा। आखिरकार 23 मई 1951 को तिब्बती प्रतिनिधियों ने चीन के साथ 17 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत तिब्बत को आधिकारिक रूप से चीन का हिस्सा माना गया। चीन ने इसे शांतिपूर्ण एकीकरण बताया, लेकिन तिब्बती नेतृत्व का कहना था कि यह समझौता दबाव में कराया गया था। 14वें दलाई लामा ने बाद में इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि तिब्बती प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का मौका नहीं दिया गया और चीन ने सैन्य ताकत के दबाव में ये संधि करवाई। समझौते के बाद भी तिब्बत में तनाव कम नहीं हुआ। चीनी प्रशासन की नीतियों के खिलाफ लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। तिब्बती लोगों को डर था कि उनकी संस्कृति, धर्म और पहचान खतरे में पड़ रही है। 1955 के बाद तिब्बत में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। कई जगह हिंसक झड़पें हुई और हजारों लोगों की जान चली गई। फिर आया मार्च 1959, जब खबर फैली कि चीन 14वें दलाई लामा को हिरासत में लेने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद हजारों लोग उनके महल के बाहर जमा हो गए। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि दलाई लामा को गुप्त रूप से तिब्बत छोड़ना पड़ा। कहा जाता है कि वो सैनिक के वेश में लहासा से निकले और कठिन पहाड़ी रास्तों से होते हुए भारत पहुंचे। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। ये फैसला मानवीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया, लेकिन चीन इससे नाराज हो गया। कई विश्लेषक मानते हैं कि यही तनाव आगे चलकर सिनो इंडियो वार की एक बड़ी वजह में शामिल रहा। भारत पहुंचने के बाद दलाई लामा ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला को अपना केंद्र बनाया। यहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार यानी सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है। दुनिया भर में फैले तिब्बती शरणार्थियों के लिए धर्मशाला आज भी एक सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बना हुआ है। निर्वासित तिब्बती सरकार की अपनी संसद और चुनाव प्रक्रिया भी है। दुनिया भर में बसे तिब्बती शरणार्थी इसमें हिस्सा लेते हैं। वो अपने राजनीतिक प्रमुख का चुनाव करते हैं, जिसे सिकियों कहा जाता है। ये व्यवस्था तिब्बती समुदाय के लोकतांत्रिक संघर्ष और अपनी पहचान बनाने की कोशिश का प्रतीक मानी जाती है। आज भी हजारों तिब्बती भारत में रहते हैं। उन्होंने यहाँ अपने मठ, स्कूल और सांस्कृतिक संस्थान स्थापित किए हैं। भारत और तिब्बती समुदाय के बीच ये रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भी है। 23 मई का यह दिन केवल एक समझौते की तारीख नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी है जिसमें एक समुदाय अपनी पहचान, संस्कृति और स्वतंत्रता को बचाने की कोशिश कर रहा है। तिब्बत का मुद्दा आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और मानवाधिकार की बहस का हिस्सा बना हुआ है। ये तारीख हमें याद दिलाती है कि सीमाओं और सत्ता की राजनीति के बीच सबसे बड़ी कीमत अक्सर आम लोग चुकाते हैं। घर छोड़ने वाले शरणार्थी, बिछड़ते परिवार और खोती हुई सांस्कृतिक पहचान। इतिहास के एक ऐसे अध्याय केवल नक्शों का बदलाव नहीं होते, वो इंसानी भावनाओं की गहरी कहानियां भी अपने भीतर समेटे होते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।